नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से पंडित गंगारत्न पांडे, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी स्मृति को नमन करते हैं। उनकी 109वीं जयंती के अवसर पर विगत 27 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में एक सम्मान समारोह हुआ, जिसमें प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को गंगारत्न पांडे साहित्य शिरोमणि सम्मान 2026 एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजुला दीक्षित जी को श्रीमती जगरानी देवी स्मृति सम्मान से नवाजा गया। उस अवसर पर प्रोफेसर दीक्षित जी ने जो वक्तव्य दिया, उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं दीक्षित जी का ये वक्तव्य। प्राप्त हो जानकारी या कोई नया प्रबोधन या नया कोई ज्ञान, उसमें बढ़ोतरी हो रही हो, ललक करके आज भी विरचनाएं पढ़ी जाती। अब आप अपनी पीढ़ी पर विचार कीजिए। नई पीढ़ी ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई है, हाईटेक जनरेशन है। अब उसको कविताओं से कुछ नहीं मिल रहा, कहानियों से भी कुछ नहीं मिलना। हाँ, इसमें अंतर किया जा सकता है। अगर इन उपन्यासों में सामाजिक दशा दुर्दशा माने त्रिकोणात्मक प्रेम संबंध जो उसका थीम बन रहा, इसको छोड़ करके इसे आंचलिकता से जोड़ दीजिए। हमें एक अंचल विशेष का जीवंत चित्र, उसकी मूर्ति देखने लग जाए अपनी रचनाओं में, तो उसके प्रति ललक मन पर पैदा होगी। वही इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का बहुत गंभीर अध्ययन किया और वहां की पूरी कल्चर उतार दी है इस किताब में। अब उसे पढ़े। इतिहास के किसी खंड को ले लीजिए और प्रामाणिक इतिहास कथात्मक रूप में हमें प्रस्तुत कर दीजिए। मन के भीतर झांकिए, विश्लेषणात्मक उपन्यास बनाइए। हम उन मन की ग्रंथियों को जानना चाहेंगे। बाकी जितना कुछ सामाजिक युगबोध के नाम पर कहा जा रहा है, जो आप लिख रहे हैं, वो हम सबने भी 80, 85, 87 वर्ष की अवस्था में देख लिया है। नया वर्ग क्या सोच रहा है, उसके लिए होमवर्क करने की आवश्यकता होती है, निकट से देखने की, परखने की, जानने की। ये घर में बैठे बैठे केवल वक्त कार्टून लेखन का कार्य नहीं है, स्वदेश्य कार्य को बनाना मुझे। और सबसे बड़ी बात जिधर आदरणीय राहुल जी ने ध्यान आकर्षण किया, विचार परक लेखन, ज्ञान विज्ञान परक लेखन की बड़ी आवश्यकता है। आज यही उपन्यास अगर साइंस फिक्शन के रूप में लिखे जाए, जिसको विज्ञान कथा कहते हैं। हमारे नगर से ही जुड़े हुए थे मिश्र जी से नवल बिहारी जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे वो प्रथाएं, वो शैलियां, साहित्य की विधाएं लगभग लुप्त हो गई हैं। उसमें कल्पना की जो उड़ान भरी जाती थी और साथ ही विज्ञान को साहित्य के साथ जिस तरह जोड़ा जाता था, उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती। तो आवश्यकता यह है कि साहित्य का एक अपना प्रबंध शास्त्र तैयार किया जाए और इस तरह के मार्गदर्शक सिद्धांत कार्यशालाओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से तय किए जाए। एकाकी मेरे कहने से नहीं, राहुल जी के कहने से नहीं, जनमत के माध्यम से। यही प्रश्न चलाइए कि आप क्यों लिखते हैं। एक भूख भी होती है लिखने की, क्रिएटिविटी आदमी की एक मजबूरी भी है। हर जीव अपनी जगह पर बैठा बैठा कुछ न कुछ क्रिएशन करता रहता है। एक परिंदा भी घास के तिनके ला करके घोंसला बनाता है, उसकी क्रिएटिविटी। ये प्राणी की एक जैविक जरूरत है, उसकी व्यवस्था है। तो क्रिएशन हमारी अनिवार्यता है, लेकिन वो स्वदेश जरूर होना चाहिए। यदि हम अपेक्षा करते हैं कि उसके लिए उपयुक्त सामाजिक मिले, वो संदेश दूर तक जाए, उस पर चर्चा हो, तो अब कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा। प्यासों के पास बहुत सारे कुएं हो गए। हमको अपनी बात कहने के लिए उनकी मानसिकता को देखना होगा, उनकी जरूरत को देखना होगा, उपयोगिता पर विशेष विचार करना होगा। पांडे जी ने किया, लेकिन जिस अनुपात में उनको श्रेय मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। उसके 3 बड़े कारण हैं।
जिस दौर में वो लिख रहे थे वो प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दौर था। उस प्रगतिवादी दौर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की चर्चा करना वर्जित, आदर्श की बात करना वर्जित, नायक के बजाय खलनायक बनाइए उसका स्वागत। इसलिए इस नगर में मुद्रा राक्षस ज्यादा चर्चित हुए, गंगारत्न पांडे चर्चित नहीं। देखिए, ख्याति भी दो तरह की होती है। एक है तात्कालिक ख्याति कि कोई सनसनीखेज बात लिख दीजिए। धूमिल बहुत जल्दी चर्चा में आ गए थे, लेकिन एक दशक ही रुके फिर धूमिल हो गए। कुछ खास तरह के अटपटे पद प्रयोग, कुछ खास तरह की गालियां, कुछ खास तरह की वे उक्तियां जो शील भंग करती है, उस जोखिम को बोल्डनेस के नाम पर कोई अपना ले, जैसा इधर की कहानियों में उपन्यासों में आपको दिखाई देता है, महिला लेखन में भी जो छा गया है, तो उसे ख्याति तो मिल जाएगी। भले ही अपयश के रूप में मिले, लेकिन चर्चा में आ जाएंगे। क्योंकि जितनी जल्दी चर्चा में आते हैं उतनी जल्दी वो विलीन हो जाते हैं। दूसरा जो स्थायी महत्व है, जो शाश्वत कई कई वर्षों शताब्दियों तक चलता है, उसके जमने में बहुत समय लगता है। अब कबीर की चर्चा, तुलसीदास की चर्चा हम कर रहे हैं, और कबीर को पिछले 150 वर्षों में पहचाना गया है। तुलसीदास को भी पहुंचाने में भी 150-200 वर्ष ज्यादा नहीं हुए, यानी 300-350 वर्ष तक अलक्षित रहे, निंदा के पात्र रहे। कबीर को तो आखिर तक कहीं मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो बहुत कुछ प्रगतिवादी आंदोलन को श्रेय जाता है, उनको उनके दर्शन के नाम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनकी भक्ति भावना के नाम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो गालियां दे रहा है। इसलिए क्रांतिकारी विद्रोही के रूप में उनको पहचाना गया। फिर भी जो महत्वपूर्ण है वो अपना स्थान निर्धारित करता है, आज नहीं कल। उसके लिए हमें धैर्य भी रखना होगा, और एक खास तरह का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कह लीजिए, जो हमारे मन को प्रेरित करता हो, एक खास तरह उद्बोधन देता हो, उसकी भी आवश्यकता है। तो पांडे जी की रचनाओं को अगर गंभीरतापूर्वक पढ़ा जाए, जैसे सुकरात भारत में पैदा हुआ था, यहां संबंधित था, इसके लिए जो रिसर्च उन्होंने की, और रिसर्च पेपर तो नहीं लिख सकते थे, उपन्यास के ही माध्यम से कह सकते थे, लोगों ने गप मार लिया, व्यर्थ की बातें। उनके सामने तब साहित्य, संस्कृति और इतिहास की चर्चा करना ये बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ापन माना जाता था, आदर्शवाद। अब नायक के बजाय खलनायक की चर्चा करें, लघुनायक की, लघुमानव की चर्चा करें, बीभत्स और बलात्कार की चर्चा करें, अपराधों की चर्चा करें, खुलेआम गालियां साहित्य में उड़ेले, वो जो दौर था उसमें उनका साहित्य उपेक्षित रह गया है। लेकिन कालक्रम में भी आप देखें, लौट लौट करके समय आता है। अब दूसरा समय इन दिनों आपके सामने है। फिर से आप संस्कृति के राष्ट्रवाद की ओर, भारतीय इतिहास की ओर, प्राचीन भारतीय संपदा की ओर, ज्ञान गरिमा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। भले ही वो एक पार्टी प्रोग्राम के अंतर्गत हो, लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्र हित में तो है ही। तो ऐसी स्थिति में साहित्य को भी दिशाओं से जोड़ने की जरूरत है। मेरा अनुरोध यही है, उनकी स्मृति को नमन करता हुआ और फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ, कि जितना समय मिले उनके श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ने को उपक्रम अवश्य करें। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, राष्ट्रीय स्वातंत्र संग्राम में बहुत सक्रिय रहे हैं, उदारवाद में बहुत सक्रिय, बड़े आदर्शवादी आदमी थे, सचमुच कुछ मूल्यों को लेकर जूझने वाले आदमी। उनके आत्मकथा देवबंद पढ़ लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति कैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, एक मध्य वर्ग का गांव गाया हुआ आदमी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, साहित्य लेखन के क्षेत्र में भी। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि नवयुवकों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम उन्होंने बनाया। यहाँ नव साहित्यकार संघ और ऐसी कई संस्थाएं खड़ी की, आप सब मित्र उन्हीं से जुड़े रहे। ज्यादातर लोग अपने व्यक्तित्व के विकास में तो इस सबका उपयोग करते हैं, जय जयकार करने वाले उनको चाहिए, और उनके व्यक्तित्व का विकास हो। जैसे शुक्ल जी कह रहे थे कि मैं तैयार नहीं था अपनी रचनाएं उनके संग्रह में छपवाने के लिए, था ही नहीं मेरे पास, लेकिन वो कभी बना रहे थे। तो ऐसे कई रूप उनके मैंने देखे हैं। मैं उनके इस विराट व्यक्तित्व का जो उनका ये आदर्श रूप मैंने देखा है, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ।